Hello students, welcome to the online teaching learning mode developed by Department of English, Govindra Warzukar, Arts and Commerce College, Nagpur. Myself Dr. Nikita Mishra. This is my third video for BA First Year Semester 1 English Literature. Today we are going to learn second poem of the syllabus. The title of the poem is A Solitary Reaper by William Wordsworth. William Wordsworth was a nature poet and he was a very famous poet of romantic movement. Now what do you mean by romantic movement? We will see. Romantic movement comprises those poets who did not follow the norms and the rules and regulations put up by the classicals. हम रोमांस को एक बड़े संकुचित शब्द में समझते हैं. रोमांस का एक बहुत ही वाइड मीनिंग ये होता है कि वे जो सीमाओं को नहीं समझते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के परे होते हैं. So William Wordsworth was one of them. He was a very famous and very important poet of the Romantic movement in English literature. And he came to be known as also a lake land poet because जहाँ वो रहते थे वो बड़ी खूबसूरत जगह थी. वहाँ पे बहुत सारे सुंदर नज़ारे थे, बहुत सारे पास्चर्स थे, बहुत सारे लेक्स थे और इसलिए भी शायद उनको लेक लैंड पोएट बोलते हैं. He was often called a nature poet because of his emphasis on the connection between humans and the natural world. विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहुत सारी कविताओं में नेचर और इंसान इन दोनों के बीच का जो गहरा रिश्ता है इसके ऊपर रोशनी डाली है. उन्होंने अपनी कविताओं में ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान और प्रकृति ये आपस में जुड़े हुए हैं और हमको इस प्राकृतिक संपदा का जतन करना चाहिए, हमको इसकी रक्षा करना चाहिए. हमारा बहुत गहरा रिश्ता है इस प्राकृतिक संपदा से. He became widely successful and was named Poet Laureate of England in 1843. पोएट लॉरेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा सम्मान होता है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में मिला था. अब थोड़ा हम कविता के बारे में जान लेते हैं. द सॉलिटरी रीपर, इसका टाइटल के मायने में बताती हूँ आपको. सॉलिटरी यानी अकेली या अकेला, रीपर यानी फसल काटने वाली. तो ये जो कविता है आप समझ गए होंगे कि ये एक कविता है जो कि एक खेत में अकेले फसल की कटाई करने वाली लड़की के ऊपर लिखी गई है. सो द सॉलिटरी रीपर वॉज रिटन ऑन November 5, 1805 एंड पब्लिश इन 1807. और एक कविताओं के काव्य संग्रह में ये इसका प्रकाशन किया गया था 1807 में. The poem, like most of Wordsworth's poetry, is distinguished by its straightforward use of language and meter as well as its natural theme and imagery. ये जो कविता है वो ज़्यादा जानी जाती है अपनी सीधी सरल भाषा के लिए, और कवि ने जिस तरह से अपना नेचुरल थीम का और इमेजरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो खूबसूरती के लिए ये कविता जानी जाती है. तो आइए हम वो कविता को पढ़ना शुरू करते हैं. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. कविता की शुरुआत में कवि बोल रहे हैं कि ध्यान से देखो, एक खेत में एक लड़की अकेली फसल कटाई कर रही है. सॉलिटरी हाईलैंड लैस, सॉलिटरी यानी अकेली, हाईलैंड यानी जो पहाड़ों में रहते हैं उनको बोला जाता है हाईलैंड में रहने वाले लोग. लैस यानी लड़की. सो यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो अकेली है, खुद ही फसल कटाई कर रही है, खुद ही गाना गा रही है, बड़ा मधुर सा गाना गा रही है. इसलिए वो आने जाने वालों को कह रहे हैं कि स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो आप यहाँ रुक जाइए और उसका खूबसूरत मधुर गाना सुनिए, या फिर दबे पांव यहाँ से निकल जाइए. उस लड़की को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो बड़ा मधुर गाना गा रही है और वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो लड़की डिस्टर्ब हो और ये मधुर गाना बंद हो जाए. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स, वो अकेले ही फसल काट भी रही है
और फसल को बांध भी रही है, उसके फारे बना रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और ये सब काम करते करते वो एक बड़ा खूबसूरत गाना गा रही है। इस गाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासीनता है, मेलंकली स्ट्रेन। ये जो गाना है ये थोड़ी सी उदासीनता कवि को झलक रही है इसके गाने में। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल यानी वैली, आजू बाजू सारे चारों तरफ से पहाड़ हैं और बीच में खेत है। तो ये जो दरी है, ये जो घाटी है, ये इसके खूबसूरत गाने से भर गई है, मधुर गाने की आवाज से भर गई है। ओ लिसन, देखो सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, पूरी जो वैली है, जो घाटी है, वो भर गई है इसके मधुर आवाज से, मधुर संगीत से। नो नाइटेंगल डिड एवर चॉन्ट, अब यहाँ पे कवि इस लड़की के गाने को दो पक्षियों की मधुर आवाज से कंपेयर कर रहे हैं। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. नाइटेंगल जो ये कवि है, कवि सॉरी नाइटेंगल जो ये पक्षी है, ये बड़ा ही मधुर गाना गाती है अपने पेड़ में बैठ के। और उसका मधुर गाना सुन के जो ट्रैवलर्स हैं, जो थके हैं, जो थके मांदे हैं, मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, वियरी यानी थके मांदे, बैंड्स यानी ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है, जो थका मांदा है, ट्रैवलर्स का ग्रुप है, ये किसी पेड़ के नीचे जब रुकता है आराम करने के लिए, उस पेड़ में जो नाइटेंगल बैठ के जो गाना गाती है, वो मधुर गाना इन लोगों का जो थकान है वो मिटाती है अपने मधुर संगीत से। ये अरेबियन सैंड्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रैवलर्स लंबे लंबे सफर पे जाते हैं। तो ये जो नाइटेंगल है, ये इतना मधुर गाती है कि इसका गाना सुन के इनकी थकान मिट जाती है। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo, अब दूसरा बर्ड आ गई, कुक्कू। यहाँ पे भी उन्होंने कुक्कू के गाने की तारीफ की है पहले। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? यहाँ पे ये कवि बोल रहे हैं कि ये जो कुक्कू नामक पक्षी है, ये शांति तोड़ रही है। पूरा एक टापू है, आइलैंड है, आइलैंड का ग्रुप है हेब्राइट्स। तो ये जो आइलैंड है, ये दूर दूर तक यहाँ पे शांति छाई हुई है, और इस शांति को तोड़ता है, कौन तोड़ती है? कुक्कू नामक जो पक्षी है, कुक्कू जो पक्षी है, उसका मधुर संगीत, उस सन्नाटे में मधुर संगीत बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे कवि ने पहले नाइटेंगल से कंपेयर किया है, नाइटेंगल का चर्चा की है, बाद में कुक्कू की चर्चा की है, और इन दोनों पक्षियों से भी मधुर संगीत इस लड़की का है। लेकिन ये क्या गा रही है, ये कवि को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा नहीं कि ये किस बारे में गाना गा रही है, क्या गा रही है ये? और फिर उन्होंने आगे के लाइंस में अंदाजा लगाना शुरू किया कि ये किस बारे में गा सकती है। Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. शायद, perhaps यानी शायद, शायद वो एक ऐसा गाना गा रही है जिसमें वो कभी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ, जो जिसको सोच के वो उदास रहती है, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा उसके साथ। तो पुराने समय में कुछ उसके साथ ऐसा इंसिडेंट्स हुए होंगे जो कि आज भी उसको दुख देता है। हो सकता है उस पुराने समय को याद करके वो ये गाना गा रही हो। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ, बहुत पहले हुई है कुछ बात। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, हो सकता है कोई युद्ध हुआ हो, उस युद्ध में उसका कोई सगे का मृत्यु हो गया हो, या किसी को खो दिया हो उसने, इसलिए शायद वो ये उदासीन गाना गा रही है। और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर इतना गंभीर कारण न होते हुए कुछ साधारण सा भी कारण हो सकता है जिसके वजह से वो गाना गा रही है। शायद आज घर में खेत में आने के पहले घर में शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, किसी ने कुछ उसका इंसल्ट किया हो, किसी ने डांटा हो, डपटा हो, कुछ गलत हुआ होगा उसके साथ, शायद इसका वो बखान कर रही है अपने गाने में, वर्णन कर रही है अपने गाने में। या some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again,
या फिर उसका कुछ नेचुरल उसका दुख होगा या लॉस होगा या जिसकी वो शायद कल्पना भी कर रही हो कि मेरे साथ हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको डर है कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है। ये सारे अंदाजे लगा रहे हैं कवि कि किस बारे में गा रही होगी। वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग, इसमें से कोई भी थीम हो सकता है जिसके ऊपर से वो गाना गा रही है वो मेडन, वो लड़की। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, इतना मधुर गाना गा रही है वो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका गाना कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए। ये गाना चलते ही जाए, मैं इस गाने को सुनते ही जाऊं। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल यानी वो जो वीड़ा होता है जिससे फसल काटी जाती है। मैं देख रहा हूँ कि वो झुक के फसल भी काट रही है, गाना भी गा रही है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, वो काम करते जा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वो झुक के फसल कटाई कर रही है और गाना भी गा रही है। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, ये जो आखिरी की 3-4 पंक्तियां हैं बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं जो कि बहुत देर तक याद रह जाती हैं। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, ये जो खूबसूरत गाना, ये जो लड़की गा रही है, मैं स्थिर होके सांस रोक के गाना सुन रहा हूँ उसका। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जब गाना सुन लिया कवि ने तो वो आगे बढ़ गए जहाँ उनकी मंजिल थी, जहाँ वो जा रहे थे, शायद घर की तरफ जा रहे थे, तो वो आगे में बढ़ गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। माउंटेड अप द हिल, माउंट होना है ना चढ़ना। आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, भले ही मैं उस जगह से आगे निकल गया लेकिन वो जो म्यूजिक, वो जो गाना मैंने सुना है, वो अभी भी मैं अपने, वो गाना मैं अपने हार्ट में लिए जा रहा हूँ, मैं अपने हृदय में उस गाने को संजो के रखा हूँ, उस गाने को लेके जा रहा हूँ। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, भले ही मैंने उस गाने मैं वो गाना अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं अब अपने घर आ गया हूँ, लेकिन वो गाना अभी भी मेरे हृदय में है और कई वर्षों तक मेरे हृदय में रहेगा। इतना खूबसूरत गाना उस लड़की ने गाया था और इतनी गहराई थी उसके आवाज में, इतना मधुर थी उसकी आवाज कि वो गाना, वो आवाज, वो कई वर्षों तक मेरे दिलो दिमाग में छाया रहा। और इस प्रकार से बड़ा खूबसूरत कविता लिखी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई कविता है ये, कि हम लोग भी खेत में काम करते हैं, हम लोग भी खेत में काम करते करते गाने गाते हैं और उन गानों में हम लोग कई बार वो सारी चीज़ों का बखान करते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से नेचर के साथ काम करते करते हमारा जीवन नेचर के साथ जुड़ जाता है, और यही विलियम वर्ड्सवर्थ अपने को इस कविता में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम।